आज से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होगा, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो उस वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एरिया, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल अगर हम वेक्टर क्वांटिटी का देखें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब सारे क्वांटिटी क्या हो गए? वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोग देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट है, ए और बी, दो पॉइंट है। तो ए से बी का जो लेंथ होगा, ए से बी का जो लेंथ होगा वो हमारा क्या होगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये जो एरो है, एरो क्या शो करेगा? डायरेक्शन को, एरो डायरेक्शन को शो करेगा। और इस वेक्टर का जो लेंथ है वो किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को। तो एक वेक्टर में दो चीज़ होंगे, एक वेक्टर में दो चीज़ होंगे, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड को शो करने का तरीका क्या होता है? मॉड लगाते हैं, ए बी वेक्टर पे मॉड। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन हमेशा कौन रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम कैसे लिखते हैं? उस वेक्टर का, जैसे ए बी वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसको हमेशा कैप से डिनोट करते हैं। कैप बोल सकते हैं, हैट बोल सकते हैं। ठीक है, ए बी कैप, इसका मतलब क्या है? ए बी कैप का मतलब क्या है? ए बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो ए बी कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग कंबाइनली ए बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? यूनिट वेक्टर से। उसी के यूनिट वेक्टर से जब हम मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? ए बी वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। तो ए बी वेक्टर क्या है? इसका ए बी वेक्टर का मॉड क्या है? ए बी वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। और हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, बट जो डायरेक्शन है ए बी कैप वो इसका क्या बता देगा? ए बी। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोई पॉइंट है, मैंने कोई इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट पी एज्यूम कर लिया, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो जब भी इस पॉइंट पी को, इस कोऑर्डिनेट को जब हम ओरिजिन से इसको एक लाइन से मिलाएंगे तो ये एक वेक्टर बनेगा, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर। और ये जो ओपी वेक्टर होगा वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा,
पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट को जब हम ओरिजिन से क्या करेंगे, मिलाएंगे, एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, तो जो वेक्टर फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के लिए हमेशा एक एंड, हेड और टेल हेड होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के लिए हमेशा कोई हेड और टेल में से कोई भी एक पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये होता है टेल, ये टेल है और ये क्या है, हेड को बोलेंगे। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, कोई भी दो वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, मतलब एरो का जो लेंथ है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एरो के लेंथ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। ये एज्यूम कर लेता हूँ ए बी वैक्टर है, ये कोई सी डी वैक्टर है। एरो का लेंथ तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इसलिए इसके डायरेक्शन सेम में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी और सी डी वैक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है, ठीक है। बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम ना हो उसको अनइक्वल वेक्टर बोल सकते हैं, या कोई भी वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम ना हो, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी वेक्टर अफेक्ट से तीन तरीके से हो सकता है या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों के चेंज करने से वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तो भी अनइक्वल वेक्टर होगा, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो भी अनइक्वल वेक्टर होगा, और अगर दोनों ही सेम नहीं है तो भी क्या हम बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर होगा। नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, मतलब 180 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और इस दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, इस दोनों के बीच में, तो इक्वल वेक्टर बोलेंगे। और जब एंगल 180 डिग्री होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ सी डी वेक्टर। ये हो गए क्या, नेगेटिव वेक्टर। जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, जीरो वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो, 0, इसका मतलब क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, 0 होगा। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन क्या है इसका, इसमें डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड 0 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, ठीक है। डायरेक्शन इसका क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, डायरेक्शन अनडिफाइंड, क्योंकि एक वेक्टर है जिसका लेंथ 0 हो तो वो पॉइंट की तरह ही दिखेगा, और डायरेक्शन इसका इधर भी हो सकता है, 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 किसी भी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन कोई डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। और 0 वेक्टर को हम हमेशा 0 और उसके ऊपर क्या लगाना है, एरो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे, वैसा वेक्टर जो जिसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और
मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर क्या है, कोलिनियर है। ए बी एंड ए सी वैक्टर आर कोलिनियर। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बट डायरेक्शन मस्ट बी सेम। अभी कुछ और टाइप के वेक्टर्स होते हैं, बट अभी हम लोग धीरे धीरे बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम एक टॉपिक कवर करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम स्केलर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर का मतलब ही होता है क्या, मैग्नीट्यूड्स। जैसे कोई ए बी वैक्टर है, फॉर एग्जांपल ए बी कोई वेक्टर है, ठीक है। अभी हम लोग इस ए बी वेक्टर में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दे तो वो कुछ सी डी वैक्टर बन जाएगा, कुछ दूसरा वेक्टर बन जाएगा, और हमें किसी एक कांस्टेंट या किसी मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इस मल्टीप्लाई करने से एक दूसरा वेक्टर बनेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि किसी मैग्नीट्यूड से क्या करना है, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन सेम रहता है, डायरेक्शन विल नॉट चेंज will not change. Okay, this is called scalar multiplication of vector. For example, कोई ए बी वैक्टर है, हम एज्यूम कर रहे हैं 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर। अगर किसी ने बोला फाइंड सी डी इक्वल्स टू 10 इंटू ए बी वैक्टर, इसका मतलब ये क्या हुआ, 10 जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ए बी वैक्टर में हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, तो सी डी वैक्टर कैसे आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 इंटू 2 वैक्टर ए प्लस 3 वैक्टर बी। सिंपल हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना है, 10 टू जा 20 वेक्टर ए प्लस 30 वेक्टर बी, ठीक है। ये है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अभी नोट, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कोई भी वेक्टर तब तक चेंज नहीं होता है जब तक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, स्पेस में रखा हुआ एक वेक्टर ए बी है। अगर इसी को मैं यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बस कंडीशन क्या है कि दोनों के डायरेक्शन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये वेक्टर को स्पेस में कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि वेक्टर को स्पेस में हम कहीं भी पैरेलली मूव कर सकते हैं। ये वेक्टर को मैं कहीं भी स्पेस में पैरेलली मूव कर सकता हूँ, कहीं भी। बस हमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे,
मूव करते हुए मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ए बी वैक्टर, ये दोनों ही ए बी वैक्टर ही होंगे, ठीक है, ये दोनों सेम वैक्टर है। तो नोट क्या याद रखना है कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन ए वेक्टर इज मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पैरेलली, कैसे मूव करना है, पैरेलली मूव करना है ताकि वो उसका डायरेक्शन चेंज ना हो। कीपिंग मैग्नीट्यूड एज सेम, मैग्नीट्यूड को भी हमें क्या रखना है, सेम रखना है, तो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता है। प्लेस चेंज करने से वेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। दो तरह से हम एडिशन कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो वेक्टर है, कोई सा भी दो वेक्टर है, एक ए बी वेक्टर है और स्पेस में रखा हुआ है, और एक ये हमारा, एज्यूम कर लिया ये हमारा ये वेक्टर ए है, ए बी वेक्टर को मैं स्मॉल से लिख रहा हूँ वेक्टर ए, और ये हमारा कोई बी वेक्टर है। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल पे रखना है, ठीक है। ये स्पेस में कहीं भी है, ये स्पेस में ए वेक्टर और बी वेक्टर कहीं भी स्पेस में है, तो एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल पे हमें पहले रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर को मैं पैरेलली मूव कर सकता हूँ, इसको भी मैं पैरेलली कहीं भी मूव कर सकता हूँ, तो वेक्टर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अभी नोट हम पढ़े थे इसके पहले कि कोई भी वेक्टर को हम पैरेलली मूव कर सकते हैं, और मूव करने से हमारा वेक्टर चेंज नहीं होता है। कंडीशन क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी ही रहेगा। तो इसके जो दो एंड होंगे उसको जब हम मिलाएंगे, वो हमारा कौन सा वेक्टर होगा, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखें कि कोई दो वेक्टर स्पेस में कहीं भी रखा हुआ था, अभी हमें इस दो वेक्टर को क्या करना है, एडिशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक के हेड को दूसरे के टेल पे रखना है, ठीक है। तो एक इसको मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ला करके रख दिया, तो ये हमारा पिक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये जो तीसरा वेक्टर, जो ट्रायंगल हमें बनाना है, ठीक है, ट्रायंगल बनाने के लिए एक ये हमें तीसरा वेक्टर लेना पड़ेगा, और ये जो थर्ड वेक्टर है जिसके हेड, फाइनल हेड और टेल से मिलाने से जो वेक्टर बनेगा, वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे सम ऑफ द टू वेक्टर। ये है क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि यहाँ पे टेल को टेल पे रखना है, यहाँ पे क्या करना है, टेल को टेल पे रखना है। तो ए वेक्टर और इसको टेल को टेल पे रखने के लिए इसको हमें पैरेलली मूव करना पड़ेगा। पैरेलली मूव करने से इस तरह का पिक्चर बनेगा। और हमें क्या करना है, ये जो दो वेक्टर, ये टेल टेल मिलाने से जो दो वेक्टर बने हैं, उससे हमें क्या फॉर्म करना है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, इसके ये क्या होगा, पैरेलल होगा एक लाइन और सेम लेंथ का होगा, और इस वेक्टर के पैरेलल हमें एक दूसरा वेक्टर इस तरह से लेना है, हमें पैरेललोग्राम फॉर्म करना है।
और इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल वो हमें क्या बताएगा, सम ऑफ टू वेक्टर। ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है ये सम ऑफ द टू वेक्टर। तो ये हो गए हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में याद रखना है, यहाँ पे हेड को टेल से मिलाते हैं, हेड टू टेल, हेड टू टेल, और यहाँ पे टेल को टेल से मिलाते हैं। और हमें क्या फॉर्म करना है, पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या फॉर्म करना है, ट्रायंगल। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम कैसे किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम लेता हूं y x, कोई p पॉइंट है, p x, y। मैं एक पोजीशन वेक्टर OP लेता हूं, ठीक है, O, ओरिजिन 0, 0। ये हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो ये कहीं पे एम पॉइंट पे कट करेगा, और ये जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या होगा, एक्स। ये तो हमें पता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। ये कहीं पे एन पे कट करेगा, और ये लेंथ क्या होगा, वाई। अब हम इसी को वेक्टर के फॉर्म में अगर सोचें तो ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम क्या, किससे डिनोट करते हैं, आर से। पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं। ओपी वेक्टर हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो हमें इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने का मतलब हमें प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया, हमें इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस एक्सिस पे चाहिए, एक्स एक्सिस पे। इस वेक्टर, ये जो वेक्टर आर है, इसका प्रोजेक्शन किस पे चाहिए, एक्स एक्सिस पे। तो एक वेक्टर बनेगा, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना है। और हम ये एंगल एज्यूम कर रहे हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो रिजोल्यूशन होगा, प्रोजेक्शन होगा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, वो क्या होगा। और इसका मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर का क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर मुझे x निकालना है तो x हम लोग क्या बोल सकते हैं, x अगर मुझे निकालना है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, हाइपोटेनियस। इसके लिए ये क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, हाइपोटेनियस। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे x निकालना हो तो, और x है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ r मतलब पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ पे, x एक्सिस पे। हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर ऑन एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो देखना चाहते हैं। तो क्या होगा, हम यहाँ पे ट्रायंगल का वो फॉर्मूला लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो हमें क्या पता है, हाइपोटेनियस पता है, और हमें एडजेसेंट साइड पता है। तो क्या लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड मीन्स एक्स अपॉन क्या, मैग्नीट्यूड आर। तो हमें निकालना क्या था, x का वैल्यू निकालना था। तो x इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड r cos थीटा। तो प्रोजेक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, और उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा से।
अब हम प्रोजेक्शन इसी तरीके से हम वाई एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन देख सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर ऑन वाई एक्सिस। कैसे निकालेंगे, हमें साइन थीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड है, ठीक है, अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड मीन्स वाई, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये भी डिस्टेंस होगा। ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा, y अपॉन मॉड r, वेक्टर r। तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मॉड r क्या हो जाएगा, साइन थीटा। हमें ये चीज़ याद रखना है। अब ये बार बार कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि एक वेक्टर है, एक पोजीशन वेक्टर है, इसका रिजोल्यूशन, किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन, प्रोजेक्शन हम निकालना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होता है, उसका जो हाइपोटेनियस को हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा एक्स प्रोजेक्शन होगा, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा। और हम जब उसके हाइपोटेनियस को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वाई प्रोजेक्शन होगा।